गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मीट आरपीएससी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज से हम एक नई सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं, एनसीईआरटी सीरीज। आपने हाल ही में देखा होगा कि 2023 में जितनी भी शिक्षक भर्ती हुई है, रीट ले लीजिए, फर्स्ट ग्रेड ले लीजिए, सेकंड ग्रेड, इवन थर्ड ग्रेड, सभी में से आरबीएससी की बुक्स या एनसीईआरटी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोगों के लिए एनसीईआरटी पुस्तकें पढ़ना बहुत ज्यादा उपयोगी है। और वर्तमान में तो ये ट्रेंड भी चल रहा है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी या आरबीएससी की बुक्स में से पूछा जाता है। इस कारण हम आगामी दिनों में कक्षा 6 से लेकर 10 तक की सभी विषयों की एनसीईआरटी पुस्तकें पढ़ेंगे। आज हम पहले इतिहास सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें हम इतिहास कक्षा 6 की पुस्तक हमारा अतीत भाग 1 पढ़ने जा रहे हैं। इसमें आज हम अध्याय 1 पढ़ेंगे, जो है क्या, कब, कहाँ और कैसे। हमारे द्वारा ये कोशिश की गई है कि ये इस चैप्टर को कंसाइज करके इसके शॉर्ट नोट्स बनाए गए हैं, ताकि आपके समय की बचत हो और आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही हो सके। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना आपकी ये सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होगी। तो बिना देरी के वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम आगामी दिनों में क्या क्या पढ़ेंगे। तो एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 प्राचीन भारत का इतिहास दे रखा है। कक्षा 6 में ज्यादातर हमें प्राचीन भारत का इतिहास मिलेगा। जैसे जैसे हम सीरीज आगे बढ़ाएंगे, कक्षा 7, कक्षा 8, कक्षा 9, उन सब में अलग अलग पार्ट्स दे रखे हैं। जैसे हम कक्षा 7 की बात करें तो इसमें मध्यकाल मिलेगा, तो कक्षा 8 में हम देखेंगे तो थोड़ा सा आधुनिक भारत का इतिहास देखने को मिलता है। तो जैसे हम आज पहला चैप्टर पढ़ेंगे, क्या, कब, कहाँ और कैसे। चैप्टर 2 है आखेट खाद्य संग्रहण से भोजन उत्पादन तक। चैप्टर 3 है आरंभिक नगर। चैप्टर 4 है क्या बताती है हमें किताबें और कब्र। चैप्टर 5 है राजा राज्य राजा एक प्राचीन गणराज्य। चैप्टर 6 है नए प्रश्न व नए विचार। चैप्टर 7 है अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। चैप्टर 8 है खुशहाल गांव में समृद्ध शहर। चैप्टर 9 है व्यापारी राजा व तीर्थयात्री। चैप्टर 10 है नए साम्राज्य व राज्य। और चैप्टर 11 है इमारतें चित्र व किताबें। तो आज हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे, क्या, कब और कहाँ कैसे। तो प्रारंभ करते हैं पहला चैप्टर। आप केवल इसको समझने की कोशिश करना कि चैप्टर या इस पुस्तक का नाम है हमारा अतीत। तो हम हमारे अतीत का कैसे पता लगा सकते हैं? तो यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ, या तो हम रेडियो सुन सकते हैं, या टेलीविजन देख सकते हैं, या फिर अखबार पढ़ सकते हैं। इसी से हमें हमारे अतीत की जानकारी मिलती है। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल या पिछले वर्षों में क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ यह कैसे जाना सकता है। तो इसमें सिंपल सी बात है कि आप आपके अतीत को कैसे जान सकते हैं, आप इतिहास को कैसे जान सकते हैं। यदि हमें कल परसों का इतिहास जानना है तो हम या तो रेडियो सुन सकते हैं, या टेलीविजन देख सकते हैं, या फिर हम न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, जिसमें हमें मालूम चल जाता है कि कल हिस्ट्री में क्या हुआ था। अगर हमें कोई लंबा टाइम पीरियड देखना हो तो हम ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हैं जो उस समय का हो, और उसे उसकी स्मृति के आधार पर हमें उन चीजों के बारे में जाना जा सकता है। आगे देखते हैं हम अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे हिस्ट्री में हम देख सकते हैं, क्या क्या जान सकते हैं कि उस समय लोग क्या खाया करते थे, लोग कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटों को शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। हिस्ट्री के द्वारा हम सबके बारे में जानकारी देख सकते हैं। इसका मतलब सिंपल सा है कि हम या तो किसी शासकों के द्वारा हमारे अतीत की जानकारी ले सकते हैं, या कोई वैज्ञानिक हो, या कोई कलाकार हो, या कोई व्यापारी हो, उनसे हम हमारे अतीत के बारे में जानकारी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय के बच्चे कौन से खेल खेला करते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे, वे कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन से गीत गाया करते थे। तो ये सिंपल सा फैक्ट नहीं है, ये सिंपल सा कंसेप्ट है कि आप हमारे अतीत को कैसे जान सकते हैं।
इसमें आपको थोड़े फैक्ट कम मिलेंगे अभी स्टार्टिंग में। जैसे जैसे आप चैप्टर आगे बढ़ेंगे, कक्षाओं का लेवल अप होगा, वैसे वैसे आपके फैक्ट इंपॉर्टेंट होंगे। मैं आपको बता दूंगा कि आपके कौन से फैक्ट इंपॉर्टेंट है और कौन से नहीं है। आगे चलते हैं हम। लोग कहाँ रहते थे, ये वाला थोड़ा पोर्शन इंपॉर्टेंट है कि इतिहास में या भारतवर्ष में, संपूर्ण भारत क्षेत्र में सबसे पहले लोगों ने कहाँ पर अपनी सभ्यताओं का विकास किया था। तो कई लाख वर्ष पहले ये लोग नदियों के तटों पर रहते थे। तो हमने देखा है, ज्यादातर इतिहास में हम पढ़ते आए हैं कि मानव की सबसे बड़ी आवश्यकता है जल। अब जल ज्यादातर नदियों के आसपास मिलता था, इस कारण मानव सर्वाधिक अपनी सभ्यता का विकास ही नदियों के किनारे करता था। इस कारण इसमें लिख रखा है कि कई लाख वर्ष पहले से ही लोग इन नदियों के तटों पर रह रहे थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। तो इसमें सिंपल सा कंसेप्ट है कि लोग नदियों के किनारे रहते थे, आसपास के जंगलों में जाकर वे फलों को या इनको इकट्ठा करा करते थे या जंगली जानवरों का शिकार करते थे तथा उसी से अपना जीवन यापन करते थे। नेक्स्ट करते हैं। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों, जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रहण किया करते थे। वे जानवरों का आखेट या शिकार भी करते थे। लगभग 8,000 वर्ष पूर्व, थोड़ा ध्यान देना कि लगभग 8,000 वर्ष पूर्व सर्वप्रथम मनुष्य ने सबसे पहले गेहूं और जौ, सबसे पहले कौन कौन सा, गेहूं व जौ जैसी फसलों को सुलेमान व किरथर पहाड़ियों के कुछ क्षेत्रों में उपजाना आरंभ किया था। तो सबसे पहले लगभग 8,000 वर्ष से पूर्व सर्वप्रथम मनुष्य ने सबसे पहले कौन कौन सी फसलें, तो एक तो गेहूं की फसल, एक कौन सी है, जौ की फसल। दोनों को एक तो सुलेमान पर्वत श्रेणी, एक किरथर पर्वत श्रेणी, दोनों में उपजाना आरंभ किया था। तो सबसे पहले कौन कौन सी फसलें हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमें कि भाई मनुष्य ने सबसे पहले कौन कौन सी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया था। तो एक तो है गेहूं, एक कौन सी है, जौ। कितने हजार वर्ष पूर्व, 8,000 वर्ष पूर्व। कहां पर, एक तो सुलेमान, एक कौन सा है, किरथर। आगे देखते हैं हम कि उन्होंने भेड़ बकरी, गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना प्रारंभ किया था। ये लोग उस समय कहाँ पर रहते थे, गांवों में रहते थे। कहाँ पर रहते थे बेटा, गांवों में। गेहूं और जौ उपजाने के प्राचीनतम जो साक्ष्य मिलते हैं वो हमारे को मिलते हैं मेहरगढ़ बलूचिस्तान से। कहाँ से मिलते हैं, मेहरगढ़ बलूचिस्तान से। हमारे लिए कई बार पूछा गया है कि सबसे पहले गेहूं व जौ उपजाने के साक्ष्य कहाँ से मिल रहे हैं, तो मेहरगढ़ बलूचिस्तान से सबसे पहले गेहूं व जौ उपजाने के साक्ष्य मिलते हैं। वो सबसे पहले कौन कौन सी फसलें, एक तो गेहूं और एक कौन सी है, जो। कहाँ से, सुलेमान, साथ में कहाँ से, किरतर की पहाड़ियां। कितने हजार वर्ष पूर्व, 8,000 वर्ष पूर्व। नेक्स्ट देखते हैं। नवीन तथ्यों के अनुसार चावल उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य उत्तर प्रदेश में स्थित संत कबीर नगर, कौन सा, संत कबीर नगर के लुहारदेव में प्राप्त होते हैं। ये साक्ष्य लगभग 9,000 से 8,000 वर्ष ईसा पूर्व के। ये कब से कब तक के, 9,000 से 8,000 के ईसा पूर्व के मध्य के हैं। चावल उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य हमारे को कहाँ से मिल रहे हैं, संत कबीरनगर यूपी लोहार देव जगह से मिल रहे हैं। गेहूं और जौ के सुलेमान व किरतर श्रेणी से मिल रहे हैं। और गेहूं और जौ के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य पूछे तो कौन सा गन्ना है, मेहरगढ़। कहाँ पर स्थित है, बलूचिस्तान है। नेक्स्ट देखते हैं। गारो तथा मध्य भारत में स्थित विंध्याचल पहाड़ियों क्षेत्रों में अन्य कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां पर भी कृषि का विकास हुआ है। तो आप देखिए कि हम मैप के द्वारा समझते हैं। ये थोड़ा सा देखिए आप कि एक तो ये सुलेमान पर्वत, साथ में कौन सा है, किरथर श्रेणी, सुलेमान और किरथर। यहाँ पर सबसे दो फसलों का उत्पादन हुआ, एक तो गेहूं, एक साथ में कौन सी है, जौ। सबसे पहले इसी क्षेत्र में सबसे पहले गेहूं व जौ का उत्पादन प्रारंभ हुआ था। एक हमें यहाँ पर यूपी वाले क्षेत्र में, कबीर नगर के आसपास के क्षेत्र में, संत कबीर नगर के आसपास के क्षेत्र में सबसे पहले नवीनतम चावल के साक्ष्य मिलते हैं। एक ये गारो की पहाड़ियां, यहाँ पर कृषि सर्वाधिक, क्यों, क्योंकि ऊपर से एक नदी आती है, मैंने कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी रिवर आ रही है यहाँ से, ब्रह्मपुत्र नदी। इस कारण भी यहाँ पर कृषि का विकास सर्वाधिक हुआ है। आप देखना इस वाले क्षेत्र में एक नदी है, कौन सी है इंपॉर्टेंट, सिंधु नदी। इस कारण भी किसका, कृषि का सर्वाधिक विकास हुआ है। आप देखना इस वाले क्षेत्र में भी एक नदी इंपॉर्टेंट है, कौन सी है, काबुल नदी। इस कारण भी एग्रीकल्चर के हिसाब से या नदी के जल की उपयोगिता के आधार पर सभ्यताओं का विकास सर्वाधिक नदियों के किनारे हुआ है। हम और देखते हैं। नोट, सुलेमान पर्वत। हमें इस चैप्टर से क्या क्या जानकारी मिल रही है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है।
सुलेमान पर्वत अफगानिस्तान व पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित है। तो सुलेमान अफगानिस्तान व पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित है। यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है, कौन सी है वो? गोमन नदी का उद्गम होता है। यह हिंदू कुश श्रेणी का दक्षिणतम भाग है। हम जानते हैं कि अफगानिस्तान और भारत के मध्य एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है हिंदू कुश। उसका जो सबसे दक्षिणतम भाग है वो सुलेमान पर्वत है। यहाँ पर एक गोमन नदी का उद्गम होता है और गोमल पर यहाँ पर एक गोमल दर्रा है जो भारत का सबसे प्राचीनतम व्यापारिक दर्रा है। प्राचीन काल में भारत, चीन और इवन पश्चिमी एशिया व यूरोप तक रेशम मार्ग में गोमल दर्रा का सबसे इंपॉर्टेंट रोल था। तो भारत का सबसे प्राचीनतम व्यापारिक दर्रा पूछे तो कौन सा करना है? गोमल दर्रा। सुलेमान पर्वत कौन सी श्रेणी का है? हिंदू कुश श्रेणी का। और किन किन देशों में? अफगानिस्तान व पाकिस्तान। नेक्स्ट देखते हैं किरथर पर्वत, ये बलूचिस्तान में है। इस श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है जरदक, लगभग 7,500 फीट ऊंची है। कितनी है? जरदक कितनी ऊंची है? 7,500 फीट ऊंची है। तो किरतक पर्वत कहाँ पर है? बलूचिस्तान, सिंध में स्थित है। हमने अभी अभी देखा ये वाला कृतक श्रेणी, यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? जरदक। कितनी है? 7,500 फीट है। और हमें मैप से क्या क्या होता है इंपॉर्टेंट लग रहा है हमें, हमारे हिसाब से देखते हैं हम। आप एक देखना ये वाला क्षेत्र, ये नर्मदा, विंध्याचल, अभी अभी नाम आया कि एक तो गारो की पहाड़ियां, एक कौन सा? विंध्याचल। विंध्याचल वाला जो मध्य प्रदेश वाला इलाका है, यहाँ पर भी हमें कृषि का मानव द्वारा सबसे पहले कृषि का विकास किया गया था। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि यहाँ की एक प्रमुख नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, आप जानते ही होंगे। आप देखना इस वाले क्षेत्र में एक नदी आती है महानदी। दो घाट है, हम समझते हैं। तो पूर्वी घाट है, कौन सा है? पश्चिमी घाट है। पूर्वी घाट में देखना एक तो महानदी, सेकंड पे आती है गोदावरी, थर्ड पे आती है कृष्णा, तुंगभद्रा, पेनार और लास्ट में कावेरी। हमारे एग्जाम में कई बार ये क्रम पूछा है कि निम्न नदियों को, दक्षिण भारत की नदियों को उत्तर से, नॉर्थ से साउथ के क्रम में जमाइए। तो पहले नंबर पे कौन सी आएगी? महानदी, दूसरे पे गोदावरी, तीसरे पे कृष्णा, चौथे पे तुंगभद्रा और पांचवे पे कौन सी है? कावेरी। आप कहीं भी आपके नोट्स में नोट एड ऑन कर लेना, सिंपल सा है कि उत्तर से दक्षिण का क्रम पूछे या दक्षिण से उत्तर का क्रम पूछे। तो पहले कौन सी है? महानदी, दूसरा है गोदावरी, तीसरा है कृष्णा, चौथा है तुंगभद्रा और लास्ट में कौन सा है? कावेरी। ये क्रम है। आप देखना इधर गंगा, गंगा की सहायक नदी है एक तो सोन नदी का उल्लेख मिलता है। साथ में आप देखना इधर से यमुना नदी में आकर चंबल नदी मिल रही है और यमुना किस में जाकर मिल रही है? गंगा में। तो दोनों ही किसकी सहायक है? गंगा की। आप देखो इधर एक सिंधु है, सिंधु की 5 सहायक नदियां हैं। कितनी है? 5। इनका भी कई बार क्रम पूछा जाता है कि सिंधु की 5 सहायक नदियां हम जानते हैं, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। इनका उत्तर से, वही नॉर्थ से साउथ के मध्य क्रम जमाइए। तो सबसे पहले आती है झेलम, सेकेंड नंबर पे चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, कई बार हमारे लिए ये प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। लगभग 4,700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगरों का विकास हुआ है, जिसमें सिंधु व उसकी 5 सहायक नदियों का उल्लेख मिलता है। हमने अभी बात की थी भाई सिंधु व सिंधु की 5 सहायक नदियां के आसपास के क्षेत्रों में ही सबसे पहले सभ्यताओं का विकास हुआ है, जिसमें सिंधु की 5 सहायक नदियां कौन कौन सी है? झेलम, चेनाब, रावी, व्यास व सतलज। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि भाई सिंधु की 5 सहायक नदियां कौन कौन सी है? झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। लगभग 2500 वर्ष पूर्व गंगा व इसकी सहायक नदियां, जिसमें नाम मिलता है हमें सोन। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भाई, सोन नदी किसकी सहायक नदी है? तो गंगा नदी की सहायक नदी है। के किनारे के समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास हुआ है। तो ज्यादातर हम देखते हैं तो ये गंगा वाला जो इलाका है, यहाँ पर विकास सर्वाधिक हो रहा है। एक ये जो समुद्री तटवर्ती इलाका है, इनमें सर्वाधिक विकास हो रहा है। कब तक? लगभग 2500 वर्ष पूर्व। ये बात हो रही है सिंधु घाटी सभ्यता के बाद। हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के खूब सारे कारण थे। यहाँ से कुछ लोग निकलते हैं और गंगा यमुना मैदान दोआब क्षेत्र में आते हैं। यहाँ पर वो रुकते हैं, रुकने के पश्चात वे लगभग पूर्वी घाट वाले क्षेत्रों में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो एक तो जल सर्वाधिक मिलता है, सेकंड चीज है उनको खाने के लिए खाद्यान्न सर्वाधिक मिल जाएगा। पानी है, पानी होने के कारण क्या होता है? खाद्यान्न सर्वाधिक होता है। और हम देखते हैं कि भाई अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग खाद्यान्न है। जैसे हम बात करें भाई हमारे राजस्थान में, अब देखना राजस्थान के ज्यादातर लोग खाद्यान्न में किसका उपयोग करेंगे? हम ज्यादातर या तो बाजरा खाते हैं या मोटा अनाज कह सकते हो आप डायरेक्टली। हम क्या खाते हैं? मोटा अनाज। वैसे ही आप पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में आप देखना ज्यादातर लोग या तो मछली या चावल खाते हैं। तो ये
जलवायु का मेन इसमें बहुत ज्यादा योगदान पड़ता है। ऐसे हम आगे समझते हैं। गंगा की दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध और वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता था। तो गंगा के दक्षिण में ही इन नदियों के आसपास के क्षेत्र में प्राचीन काल में एक बड़ा साम्राज्य स्थापित होता है जिसको हम बोलते हैं मगध। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य की स्थापना की थी। हम सब जानते हैं कि मगध साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य था। यहाँ पर खूब सारे शासक आए जिनमें एक वंश सर्वाधिक प्रसिद्ध है जिसका नाम है मौर्य वंश। आगे और देखते हैं हम। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष छठी ईसा पूर्व शताब्दी में होता है। तो मगध का सबसे पहले भाई छठी ईसा पूर्व शताब्दी के आसपास जब महाजनपद काल, हम देखते हैं महाजनपद काल में मगध का उद्गम होता है, उत्कर्ष होता है। और जो मगध साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व के मध्य बिंबिसार को माना जाता है। हालांकि हम देखते हैं कि बाद में मगध में ही कालांतरण में पहले हयक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश, तीसरा नंद वंश और लास्ट में मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा कि भाई मौर्य वंश में हम जानते भी है कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में बिंदुसार और अशोक महान जैसे सम्राट मगध पर शासन करते हैं। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप में एक हिस्से से दूसरे हिस्से की भी यात्रा की। इस समय गंगा वाले क्षेत्र में लोग अलग अलग क्षेत्रों में यात्राएं करते थे। इसमें से आपकी पूरी स्लाइड में से जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो देखते हैं कि सिंधु की जो 5 सहायक नदियां वो कौन कौन सी। एक तो झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। एक थोड़ा सा ध्यान रखना कि सबसे पहले भाई सिंधु घाटी के बाद में लगभग 2500 वर्ष पूर्व लोग कहाँ पर आके रुके थे। गंगा की सहायक नदियां, जिसमें मेन नाम किसका आता है, सोन नदी का। गंगा के आसपास के जो साम्राज्य था उसका किस नाम से जाना जाता है, तो उस नाम का मगध नाम से जाना जाता है। और मगध का उत्कर्ष कब हुआ, तो छठी ईसा पूर्व शताब्दी के मध्य हुआ था। मगध साम्राज्य का अगर वास्तविक संस्थापक पूछे तो क्या करोगे, बिंबिसार करोगे, जो लगभग कब से कब तक 544 से लेकर 492 ईसा पूर्व के मध्य रहा। नेक्स्ट देखते हैं उपमहाद्वीप। अभी एक शब्द आता है उपमहाद्वीप। कई बार आरएस वगैरह में हमें या ज्योग्राफी में कई बार इनकी परिभाषाएं पूछ लेते हैं। हम देखते हैं सिंपल सा क्या है क्या नहीं है। तो दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है। दक्षिण एशिया जो हमारा मुख्यतः जो दक्षिण एशिया वाला भाग है जिसमें खूब सारे देश आते हैं, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, इधर दक्षिण पूर्वी एशिया वाले जितने भी देश हैं, ये एक महाद्वीप से भी छोटा भाग है। लेकिन जो इसकी विशालता है बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों व पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्राय उपमहाद्वीप का कहा जाता है। इस कारण भारत को भी क्या कहा जाता है, उपमहाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट, देश का नाम। भाई भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री के हिसाब से। हिस्ट्री में जब हम देखते हैं कि इतिहास का जब हम परिचय ही देखते हैं तो सबसे पहले यही चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है कि भारत का नाम या तो इंडिया या भारत कैसे पड़ा। तो हम देखते हैं इसमें क्या लिखा है। आज हम अपने प्राय इंडिया या भारत जैसे नामों से बुलाते हैं। आज हम हमारे देश को ज्यादातर या तो इंडिया या भारत जैसे नामों से बुलाते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, आप आपकी हिस्ट्री में या कहीं भी नोट्स में एड ऑन कर लेना कि इंडिया शब्द इंडस शब्द से निकलता है जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर आने वाले ईरानियों व यूनानियों, थोड़ा सा ध्यान देना, एक तो कौन, ईरानी, और साथ में कौन थे, यूनानियों ने सिंधु को क्या कहा गया है, हिंदोस व या इंदोस, और इसी नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा है। एक बार वापस समझना, जो सिंधु वाला क्षेत्र है उसको तो कहा गया है हिंदोस या इंदोस, तथा सिंधु के पूर्व में स्थित जो भूमि प्रदेश है उसको क्या कहा गया है, इंडिया। तो इंडिया शब्द ज्यादातर किन्होंने दिया है, या तो ईरानियों ने या यूनानियों के द्वारा दिया गया है। इंडिया शब्द इंडस से निकला है जिसका संस्कृत में अर्थ क्या होता है, सिंधु होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम भरत। भरत नाम का उपयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता है। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। तो भरत शब्द का सबसे पहले जो उल्लेख मिलता है हमारे को वो लगभग 3500 वर्ष पुरानी एक कृति है जिसका नाम क्या है, ऋग्वेद, उससे मिलता है। बाद में हमारे देश का नाम क्या पड़ गया था, भारत। एक और नाम मिलता है हमारे को, आर्यव्रत। मनुस्मृति व पाणिनि कृत अष्टाध्याय जो संस्कृत की प्रथम पुस्तक थी उसमें भारत देश के लिए आर्यव्रत नाम मिलता है। एक नाम और देखने को मिलता है हमें, जम्बूद्वीप। अशोक के अभिलेखों में हमें जम्बूद्वीप नाम मिलता है जो ज्यादातर हम भारत से संबंधित करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पुराणों में भारत की आकृति धनुषाकार बताई गई है।
तो ये दोनों स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं क्या, एक तो देश भारत या इंडिया नाम कैसे पड़ा, तो इंडिया इंडस से पड़ा है, संस्कृत में इसे सिंधु कहा जाता है, ईरानी व यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस या इंदोस कहा है, और जो इसके पूर्व में स्थित जो भूमि है, जो प्रदेश है, उसको क्या कहा गया, इंडिया कहा गया। नेक्स्ट आता है भारत या भरत। उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह को भरत कहा गया है। इसका उल्लेख मिलता है हमको संस्कृत की आरंभिक कृति जो लगभग 3500 वर्ष पुरानी है, जिसका नाम है ऋग्वेद। आर्यभट्ट नाम मिलता है हमारे को दो जगहों से, एक है मनुस्मृति, एक कौन सी है, पाणिनिकृत अष्टाध्याय से। अशोक के अभिलेखों से क्या नाम मिला, तो अशोक के अभिलेख से नाम मिलता है जम्बूद्वीप। और पुराण में जो भारत की आकृति बताइए वो कैसी बताई गई है, धनुषाकार। तो इसमें से कई बार हमारे लिए सिंपल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, और हम हमारे अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं। तो अतीत की जानकारी हमें कई तरीके से प्राप्त हो सकती है, जिनमें से जो इस चैप्टर में बताया गया वो प्रमुख स्रोत क्या क्या है। एक तो है पांडुलिपियां, एक है अभिलेख। तो अतीत की ज्यादातर जानकारी या तो हम साहित्यिक रूप से जान सकते हैं या अभिलेखों के माध्यम से जान सकते हैं। तो साहित्यों में जो सबसे मेन है वो है पांडुलिपि। अब पांडुलिपि क्या होता है, तो अतीत में हाथों से लिखी गई पुस्तकें, अतीत में या इतिहास में हाथों से लिखी गई पुस्तकों को क्या कहा जाता है, पांडुलिपि। अंग्रेजी में पांडुलिपि को मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। तो अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, मैन्युस्क्रिप्ट, जो लैटिन शब्द है, लैटिन शब्द मेन्यू से निकला है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है हाथ से, जिसका अर्थ क्या है, हाथ से। तो सिंपल सा ध्यान रखना है हमें, अंग्रेजी में पांडुलिपि को क्या के लिए शब्द का प्रयोग मैन्युस्क्रिप्ट, जो लैटिन भाषा में मेन्यू से निकला है। ये पांडुलिपि प्राय ताड़ पत्तों व हिमालय क्षेत्र में उगने वाली एक पेड़ की छाल है, जिसका नाम है बुर्ज। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ज्यादातर पांडुलिपियों में या तो ताड़ के पत्तों पर लिखा जाता था या बुर्ज के पत्तों पर लिखा जाता था। ये जो बुर्ज का जो पेड़ है उसकी छाल पर लिखा जाता था। ये कहाँ पर पाया जाता है, हिमालय क्षेत्र में। नेक्स्ट देखते हैं, ये पांडुलिपियां मंदिरों विहारों के अतिरिक्त अन्य जगहों अन्य स्थानों से भी प्राप्त होती थी। साथ ही पांडुलिपियों में विभिन्न प्राचीन भाषाओं से भी प्राप्त होती थी, जिसमें संस्कृत, प्राकृत व तमिल भाषाओं की जानकारी मिलती थी। तो इस स्लाइड में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि भाई हाथ से लिखी गई जो पुस्तकें उनको क्या कहा जाता है, पांडुलिपि। अंग्रेजी में इसका शब्द क्या है, मैन्युस्क्रिप्ट, जो लैटिन भाषा के मेन्यू से लिया गया है। ताड़ के पत्तों पर या भुज नामक पेड़ की छाल पर लिखा जाता था, और इसमें खूब सारी भाषाओं का, जिसमें मेन संस्कृत, प्राकृत व तमिल में भी इनकी जानकारी मिलती है। ये हमारे 6 क्लास की पुस्तक में पांडुलिपि का एक चित्रण है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमने सेकंड कौन सा है, अभिलेख। ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते हैं उन्हें अभिलेख कहा जाता है। ये परिभाषा कई जगह आप बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप आरएस मेंस वगैरह में कहीं भी लिख सकते हैं कि अभिलेख क्या होता है। ऐसे पत्थर जो पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, अभिलेख। अतीत के बारे में हम अभिलेखों से काफी जानकारी प्राप्त करते हैं। लगभग 2250 वर्ष पूर्व पुराना अभिलेख अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त होता है। हमारे पास उसका मैप होगा, ये है वो, जो कंधार से कहां से प्राप्त हो रहा है, कंधार से। कब का है ये, तो 2250 लगभग ईसा 2250 पूर्व वर्ष का है। अशोक का जो कंधार अभिलेख मिला है, इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी व अरामाइक नामक दो भिन्न भिन्न लिपियों व भाषाओं में लिखा गया है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, हम आगे पढ़ेंगे अशोक। अशोक ने खूब सारे स्तंभ खूब सारे अभिलेख लगवाए थे, लेकिन जो कंधार में जो इन्होंने जो अभिलेख लगवाया है उनमें दो भाषाओं का मुख्यतः उपयोग किया गया है, एक तो यूनानी, एक कौन सा है, अरामाइक। थोड़ा सा ध्यान रखना आप, तो अशोक ने कौन कौन सी भाषाओं का उपयोग किया, एक तो यूनानी, एक कौन सा है, अरामाइक। नेक्स्ट देखते हैं, इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी हुई और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, पुरातत्ववादी। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, जो भी वस्तुएं अतीत में बनी हैं तथा प्रयोग में लाई गई है, उन वस्तुओं का या अतीत के बारे में जो अध्ययन करते हैं उन लोगों को क्या कहा जाता है, पुरातत्ववादी। पुरातत्ववादी पत्थर व ईंटों से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों व सिक्कों के प्रति छानबीन व खुदाई भी करते हैं। ये थोड़ा सा लॉजिकल है, आप समझ सकते हैं भाई पुरातत्ववादी क्या होता है। भाई अतीत से संबंधित जितनी भी हमारी चीजें मिली है उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करने का कार्य किनका होता है, पुरातत्ववादी का होता है। नेक्स्ट देखते हैं, तिथियों का मतलब, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। हमने कई बार देखा है कि इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते आपको इतना तो मालूम होना ही चाहिए कि एक तो बीसी क्या होता है, एक एडी क्या होता है, ये दोनों आपको थोड़ा सा समझना चाहिए। और 6 क्लास की चैप्टर 1 में इसके बारे में अच्छे से समझाया गया है।
तो एक बार हम देखते हैं। पहले ईसा मसीह के जन्म की तिथि से वर्ष की गणना की जाती है। जो अंग्रेजी कैलेंडर चलता है वो ईसा मसीह के जन्म की तिथि से उसकी गणना होती है। ईसा पूर्व को अंग्रेजी में बिफोर क्राइस्ट या बीसी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। ईसा ईसा पूर्व को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? बिफोर क्राइस्ट। हिंदी में वर्तमान में तिथि का प्रयोग के लिए हम ईस्वी का चलन कर रहे हैं। किसका चलन करते हैं? ईस्वी का, जिसे अंग्रेजी में एडी, एना डोमिनी कहा जाता है। तो अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? उसको एडी कहा जाता है। कभी कभी बीसी के स्थान पर हम बीसीई का भी प्रयोग करते हैं। आप देखना, भारत में दो संवत चलते हैं, एक है शक कैलेंडर, एक है विक्रम संवत। विक्रम कैलेंडर भी बोलते हैं हम। भारत में 1707 के बाद में अंग्रेजों का शासन रहा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद में भारत में कंटिन्यू अंग्रेजों का शासन रहा। अंग्रेजों का शासन रहा 1947 तक। तब तक भारत में अंग्रेजी कैलेंडर का प्रभाव सर्वाधिक पड़ गया था। इस कारण भारत में अभी जो वर्तमान में कैलेंडर चल रहा है वो कौन सा है? अंग्रेजी कैलेंडर। और अंग्रेजी कैलेंडर में दो टर्म्स होती है, एक तो बीसी, एक होती है एडी। जो ईसा मसीह है उनके जो जन्म से पूर्व की जो घटनाएं हैं वो तो होती है बीसी या ईसा पूर्व कहा जाता है। और ईसा मसीह के जन्म की बाद की घटनाएं, मान लो 0 है ईसा मसीह का जन्म, उसके जो बाद की घटनाएं उसको क्या कहा जाता है? एडी कहा जाता है। ये बीसी है। एडी का अर्थ होता है एना डोमिनी, और जो बीसी का अर्थ होता है वो क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। कभी कभी हम इसी बीसी को बीसीई भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है बिफोर कॉमन एरा। और कभी कभी हम एडी को सीई भी कहते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है? कॉमन एरा। यही चीज है, देखो। तथा कभी कभी हम एडी की जगह सीई का प्रयोग करते हैं। सीई का अर्थ होता है कॉमन एरा। और कभी कभी अंग्रेजी अक्षरों में हम बीपी का भी प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ होता है बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले। ये सिंपल सा मतलब है। हम देखते हैं कि हम खूब सारा, हम जब इतिहास का कालक्रम पढ़ते हैं, हम इतिहास का कैलेंडर पढ़ते हैं, एक बार आप समझने की कोशिश करना। मान लीजिए कि ये पूरा कालक्रम है। मान लीजिए हम 0 से स्टार्ट करें, अंग्रेजी कैलेंडर है। तो ईसा मसीह की जन्म से पहले की जो घटनाएं उसको हमने क्या कहा? बीसी। और उसके बाद की घटनाओं को क्या कहा? एडी। हम देखते हैं कि हम सबसे पहले कालक्रम में हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे पहले कहां से चालू कर रहे हैं? सिंधु घाटी। जो किस में आ रही है? हम ईसा पूर्व में हम पढ़ते हैं लगभग, कि हम लगभग 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व की जो मध्य की घटनाएं वो कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बारे में हम पढ़ते हैं खूब सारा वैदिक काल। वैदिक काल के बाद में आता है महाजनपद काल। महाजनपद के काल में बाद में आता है, हम देखते हैं खूब सारे साम्राज्य आते हैं, जिसमें एक मौर्य साम्राज्य। मौर्य के बाद में हम पढ़ते हैं उत्तर मौर्य। उत्तर मौर्य में खूब सारे राजवंश पढ़ते हैं, जैसे हम शक, शुंग, सातवाहन, सीथियन। शक सीथियन एक ही बात है। इंडो ग्रीक। वो सारे कब आते हैं? ईसा पूर्व। और जो ईसवी में है, जो हम मेनली जो साम्राज्य पढ़ते हैं, कहां से प्रारंभ हो रहा है? गुप्त साम्राज्य, जो लगभग 319 ईस्वी से प्रारंभ हो रहा है। जो भारत में वर्तमान तक जो सन चल रहा है 2024, वो किस में शामिल है? ईस्वी में। तो हमें सिंपल सा समझना है कि ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की घटनाएं बीसी है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है बिफोर क्राइस्ट। और जो ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना है उसको क्या कहा जाता है? एडी, जिसको बोला जाता है एना डोमिनी। ये आपके चैप्टर 1 था। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना, और हमारे टेलीग्राम चैनल मीट आरपीएससी को ज्वाइन करना। मैं आपको ये पीडीएफ मीट आरपीएससी का हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दूंगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।